हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी सेक्शन जो एचपी टैट में आया था जून 2024 के मेडिकल सेक्शन में। मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था टैट का, उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बी सीरीज इस बारी मैंने सेलेक्ट करी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमेशा ध्यान रखना है इनसाइट लर्निंग में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली इन्होंने ये भी कहा था कि इनसाइट लर्निंग से भी हम किसी भी स्टूडेंट को ट्रेन कर सकते हैं, लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था वोल्फगैंग कोहलर एंड कर्क कॉफका। दो साइकोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग। देखना है पहले, फिर उसके बाद नकल करनी है। द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज रेफर्ड टू एज, क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? लर्निंग का, तो कंडीशनिंग वाले दोनों ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग क्या था? आपको खुद से इनसाइट होनी चाहिए लर्निंग के किसी भी कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो पहले देखना है फिर इमिटेट करना है, तो वो होती है हमारे पास ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल, what is the term for learned ability to distinguish between a conditioned stimulus and other irrelevant stimuli? क्लासिक कंडीशनिंग की थियोरी दी थी हमारे पास इवान पावलोव ने। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो डॉग पर किया था। इसमें जो कंडीशन स्टिमुलस था वो बेल था, अनकंडीशन स्टिमुलस इसमें फूड था। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग से व्हाट इज द टर्म, उस टर्म को क्या कहते हैं जब हमें डिस्टिंग्विश करने को आ जाता है एक कंडीशन स्टिमुलस में और एक इररेलेवेंट स्टिमुलाई में। उस चीज को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी फर्क बताना किसी किन्हीं दो चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट स्टडीज, ये देखो पेडागोजी का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अवॉइड फेलिंग अ टेस्ट। दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट को। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अवॉइड फेलिंग अ टेस्ट। एक बच्चा है वो इस चक्कर में पढ़ाई कर रहा है ताकि वो फेल ना हो जाए। ये कौन सी हमारे पास ये एग्जाम्पल किसका है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का है, पॉजिटिव पनिशमेंट का है या फिर नेगेटिव पनिशमेंट का है? ये एग्जाम्पल हमारे पास आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। व्हाई? क्योंकि उसने क्या करना है? फेल होना अवॉइड करना है, तो वो हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है रीइंफोर्समेंट का। नेक्स्ट, once the problem is identified, the development proceeds by developing a tentative answer of the problem. एक बार ये जब प्रॉब्लम हमें समझ में आ जाती है, फिर जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोसीड किसको करती है? प्रोसीड कैसे होती है वो? डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर। कोई परमानेंट आंसर नहीं है, नॉन परमानेंट आंसर को हम उसको डेवलप करते हैं। उस चीज को क्या कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस या नन ऑफ दी अबव। जब हम टेंटेटिव आंसर किसी भी डेवलपमेंट को किसी भी एस्पेक्ट को देते हैं तो हम उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वॉज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज कॉल्ड एक्सपीरियंशियलिज्म, डुअलिज्म, फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म। इसका आंसर है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बेसिक एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चरली प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था ये था स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट आता है, बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया बिहेवियरिस्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा? देखो, इट वॉज एब्सोल्युटली वेरी स्लो, इट इन्वेडेड पीपल्स प्रिवेसी, इट यील्डेड एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेटा या फिर इट वॉज टू सब्जेक्टिव। क्या था? वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस था, इसीलिए उसको खारिज कर दिया गया।
लोगों की प्राइवेट लाइफ में वो इंटरफेयर करने लग रहा था कि पीपल यूज टू नोट डाउन और एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेटा, जो इररेलेवेंट चीजें हैं हमें वो भी पता लगने लगी, या फिर इट वाज टू सब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन था, इंसान था, तो पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड कर रहा था, तो वो इसलिए बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव था। इसीलिए बिहेवियरिस्ट ने इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट कर लिया कि हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग इंट्रोस्पेक्शन वेरी करता है, किसी का भी सिमिलर नहीं होता है। नेक्स्ट, हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशिएंट। इंटेलिजेंस कोशिएंट, आईक्यू जिसको कहते हैं, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, या नन ऑफ द अबव। ये सभी को पता है कि विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जीन पियाजे की बात हो रही है, द फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ। फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट ये होता है हमारा 11 से 15 साल के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A researcher wants to investigate the effects of new teaching method on students' performance. क्या करना है? उसने इन्वेस्टिगेट करना है कि जो न्यू टीचिंग मेथड है उसके अफेक्ट क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे की परफॉर्मेंस पर। Which research method would be most suitable? 4 रिसर्च मेथड्स दे रखे हैं, बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा सूटेबल है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखो वो क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करना है उसको, तो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन के वो थ्रू होता है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ग्रुप होना क्यों जरूरी है किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते वक्त? टू रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, to provide a baseline for comparison, to manipulate the independent variable, to ensure that experiment is double blind. कंट्रोल ग्रुप का जो हमारा मेन रोल रहता है ये क्या करता है? एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है कंपेयर करने को दो चीजों के बीच में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a measure of central tendency? सभी को पता है सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं। पहला आता है हमारे पास मीन, मीडियम एंड मोड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास मीडियन, मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट, the process of consciously focusing on and processing a limited amount of information from the sensory environment. देखो वो क्या कह रहा है कि हमने क्या प्रोसेस करना है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। तो सेंसरी एनवायरनमेंट होता है जो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट है, नॉट एब्स्ट्रैक्ट, हम सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में, जहां हम हैं हमारे आसपास का सेंसरी एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोकसिंग है ना, कॉन्शियसली फोकसिंग, माइंड को एक्टिव करके। 10% माइंड का जो कॉन्शियस पार्ट होता है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, उसमें हमने कॉन्शियसली फोकस करना है। रिहर्सल कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं या अटेंशन कहते हैं। उस चीज को कहा जाता है अटेंशन, फोकस करना किसी चीज को, मतलब अटेंटिवली किसी चीज पर ध्यान देना, दैट इज नोन एज अटेंशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स। यानी कि जो हमारी हैंड्स स्किल्स होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन होती है, वो मोटर स्किल्स होती है, और हमारी हैबिट्स को कौन सी मेमोरी इन्वॉल्व करती है? चलो, एपिसोडिक मेमोरी करती है, सिमेंटिक मेमोरी करती है, प्रोसीजरल मेमोरी करती है या एक्सप्लिसिट मेमोरी करती है? तो जो हमारी मोटर स्किल्स और हैबिट्स को इन्वॉल्व करती है वो होती है हमारी प्रोसीजरल मेमोरी। वो प्रोसीजर में याद रखती है कि व्हाट वी हैव बीन डूइंग। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अ रैट लर्न्स टू प्रेस अ लेवर इन ऑर्डर टू रिसीव फूड। दिस इज, कौन सी है ये? थियोरी है। किसने दी है ये थियोरी? रैट वाली। मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स इंपॉर्टेंट है लर्न करने, ये दी है बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने ये थियोरी दी है, और इस थियोरी का मीन क्या है?
किसने दी थी? थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की ऑप्शन बी ये थियरी दी थी। रैट का है तो रैट का एक्सपेरिमेंट करके ऑपरेंट कंडीशनिंग की उन्होंने थियरी डेवलप करी थी। नेक्स्ट, इन क्लासिकल कंडीशनिंग यानी इवान पावलोव की थियरी, द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम अ कंडीशनड स्टिमुलस थ्रू, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था जिससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस में कब कन्वर्ट करता है? वो हमारा कब कन्वर्ट करता है? व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद अनकंडीशनड स्टिमुलस, जब वो बिल्कुल अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which theory suggests that forgetting occurs because memory traces, जो memory के traces है, they fade over time। जो हमारी memories है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है? fade away हो जाती है। तो ये हमें कौन सी theory suggest करती है? इंटरफियरेंस थियरी, ट्रेस डिके थियरी, रिप्रेशन थियरी या एमनीशिया थियरी? मेमोरी ट्रेसेस की बात हो रही है और फेडिंग अवे की बात हो रही है, तो ये आ जाता है ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारी ट्रेस डिके थियरी होती है। What is the process of reducing the occurrence of behavior by presenting aversive stimulus? Reduce करना है behavior का frequency हमने उसकी reduce करनी है by presenting aversive stimulus। क्या होती है वो? reinforcement होती है, aversive होता है जो बिल्कुल भी opposite होता है, punishment होती है, extension होती है या habituation होती है। ये होती है हमारे पास extension। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which psychologist is known for his research on the effects of observational learning and aggression in children? बच्चों में effects of observational learning and aggression किसने दिया था? जाने जाते हैं जो उन्होंने रिसर्च करी थी, ठीक है, कि इफेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्व करके उन्होंने लर्निंग दी थी, एंड अग्रेशन इन चिल्ड्रन। एब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रॉइड, एल्बर्ट बेंड्यूरा या जॉन वॉटसन? ये दिया था, बेंड्यूरा ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, इन्होंने इस बारे में रिसर्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग B.F. स्किनर, which of the following schedules of reinforcement typically produces the highest rate of responding? highest rate of responding हमें किसमें देखने को मिलता है, हमें ये पता करना है। इसमें फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल? तो जो हमें देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट जो हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग देते हैं, वो चीज हमें देखने को मिलती है वेरिएबल रेशियो में। नेक्स्ट देखते हैं, who coined the term serial position effect? serial position effect, हर्मन एबिंगॉस, सिगमंड फ्रॉइड, विल्हेम वुंड या विलियम जेम्स? तो ये दिया था हर्मन एबिंगॉस ने, ये टर्म कॉइन करा था सीरियल पोजिशन इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसने प्रपोज किया था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रपोज किया था, सभी को पता है कौन सी थियोरी का पार्ट है ये? थियोरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये किसने दी थी? ये वाली थियोरी कार्ल रॉजर्स ने दी थी, एब्राहम मैस्लो ने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी या विलियम जेम्स ने दी थी? तो ये दी थी थियोरी ऑफ मोटिवेशन हमें एब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने कहा था कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी एंड बिलोंगिंग नीड्स के बाद जो हम स्टेज अचीव करते हैं वो होती है हमारे पास एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ गॉकल, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड या सी यंग? किसने किया था? ये किया था रुडोल्फ गॉकल ने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी किसने दी थी?
B.F. स्किनर, इन्होंने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की दी थी। सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने तो साइको एनालिसिस की दी थी। एरिक एरिक्सन, इन्होंने तो साइको सोशल स्टेजेस दी थी। लेकिन ये तो बात कर रहा है मॉरल डेवलपमेंट की, तो वो किसने दी थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी। Which type of thinking involves approaching a problem with a single correct solution? कि प्रॉब्लम है, एक ही करेक्ट सोल्यूशन है उसका, तो वो कौन सी थिंकिंग होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग? डाइवर्जेंट तो हो गई मल्टीपल दिशाओं में सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई एवरी एस्पेक्ट को एनालाइज करना, क्रिएटिव थिंकिंग हो गई पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमारे पास कौन सी है? प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए एक सिंगल की प्रॉब्लम्स है, उससे आप एक जगह पर आओ, तो वो होती है हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, Which type of memory is involved in remembering specific life events? देखो स्पेसिफाई कर दिया ना कि या तो लाइफ इवेंट्स या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें कौन सी मेमोरी याद करवाती है? प्रोसीजरल मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी? तो जो मेमोरी इन्वॉल्व होती है स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स को रिमेंबर करवाने एंड पर्सनल एक्सपीरियंस को रिमेंबर करवाने में, वो होती है हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी टू रिमेंबर द बिगिनिंग एंड द एंडिंग आइटम्स ऑफ अ टेस्ट बेटर देन द मिडिल। देखो बिगिनिंग पता है और एंडिंग पता है, लेकिन जो बीच का है वो नहीं पता, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी इफेक्ट कहते हैं, रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं, सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं या चंकिंग कहते हैं? इस इफेक्ट को कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। द लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? लॉज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग सबको पता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक ने ये लॉज दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंटरनलाइज्ड एथिकल प्रिंसिपल्स? कौन से लेवल पर ये एथिकल प्रिंसिपल्स इंटरनलाइज्ड पे डिसीजंस लेते हैं कोई भी इंडिविजुअल्स? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या एब्स्ट्रैक्ट लेवल? तो इसका आंसर होगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर हम ये डिसीजंस लेते हैं। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ CDP सेक्शन ऑफ द जून 2024 मेडिकल टेट एग्जाम।